नमस्कार साथियों, डी रमणा की पावन धरा पर एक बार फिर से आपका जीविका ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर राजस्थान के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में बात करेंगे। तो हम यहाँ पर जितनी भी क्लासें आपके बीच में लेकर आ रहे हैं वो राजस्थान की आने वाली जितनी भी भर्तियाँ हैं उसमें आपके लिए सभी ये फायदेमंद साबित होने वाली है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये आज हमारी जो पहली क्लास है वो राजस्थान के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के रूप में रहेगी। तो ये हमारे बीच में जो पहला राष्ट्रीय प्रतीक है वो रहेगा खेजड़ी वृक्ष। तो ये क्या है? ये राजस्थान का एक वृक्ष है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? इसे हमें खेजड़ी के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? खेजड़ी। तो ये क्या है? ये खेजड़ी है। खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष इसे राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था 31 अक्टूबर कब की बात है? 31 अक्टूबर 1983 को। तो इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था 31 अक्टूबर 1983 को मिला था। इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो प्रोसेपिस सिनरेरिया। प्रोसेपिस सिनरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये हो गई वैज्ञानिक नाम की बात है। अब राजस्थान, इसके अलावा बात करें, राजस्थान में ये खेजड़ी का वृक्ष कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 65% भाग पर पाया जाता है। तो इसे राजस्थान का हम क्या बोलते हैं? गौरव। इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव कहा जाता है। इस खेजड़ी के अन्य नामों की बात करें तो इसे कई नामों से जानते हैं, जैसे सम्मी का वृक्ष, सम्मी। इसके अलावा छोकड़ा, इसके अलावा जांटी, इसके अलावा सिमलो और इसको बन्ना बन्नी भी कहा जाता है, बन्ना बन्नी। ये राजस्थान में जो खेजड़ी का वृक्ष है इसके अन्य नाम मिलते हैं हमें स्थानीय भाषा में। अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्र विशेष इसके नाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब बात करें, ये राजस्थान में खेजड़ी का जो वृक्ष है इस पर जो हरी पत्तियाँ होती है, क्या होती है? हरी पत्तियाँ। इसको हम किस नाम से जानते हैं? हरी पत्तियों को हम बोलते हैं लौंग। तो लौंग बोलते हैं। तो लौंग विशेष रूप से हमें पशुओं खिलाने में काम में लेते हैं इसको, तो लौंग बोलते हैं। फिर हरी पत्तियों के बाद में यहाँ पर देखो ऊपर मिंजर लगा हुआ है, ये फूल होते हैं, क्या होते हैं? पुष्प। तो खेजड़ी के जो पुष्प होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो पुष्प को हम बोलते हैं मिंजर। क्या बोलते हैं? मिंजर। तो खेजड़ी का जो पुष्प होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिंजर। और एक मिंजर एक रचना भी है। मिंजर रचना किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। तो कन्हैयालाल सेठिया राजस्थान में हिंदी साहित्य के एक अच्छे कवि हुए थे जिनका जन्म सुजानगढ़ चूरू में हुआ था। सुजानगढ़ में इनकी हवेली भी है। तो इसके अलावा कन्हैयालाल सेठिया ने कई रचनाएं राजस्थान में की है, जैसे मिंजर है, लीलटास है, धरती धोरारी है ना, पीतल पाथल है, हेलो माइड्रो, इस प्रकार से कई रचनाएं कन्हैयालाल सेठिया ने यहाँ पर की है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात करें तो पुष्प जो मिंजर है इसके बारे में भी कविता लिखी, उसका नाम क्या है? मिंजर। किसने लिखी थी? कन्हैयालाल सेठिया ने। फिर मिंजर के बाद की जो आगे की प्रोसेसिंग खेजड़ी के वृक्ष पर, तो वो होती है हरी, जो हरा फल होता है, क्या होता है? हरा फल। इसको हम क्या बोलते हैं? सांगरी। क्या बोलते हैं? सांगरी। और सांगरी जब सूख जाती है तो क्या बन जाता है? इसका सूखा हुआ फल है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है खोखा। क्या होता है? खोखा। तो आपको याद रखना है लौंग, लौंग के बाद में मिंजर, मिंजर के बाद में सांगरी, सांगरी के बाद में खोखा। खोखा सूखा हुआ कहलाता है। और स्थानीय भाषा में इसको खोखे को हम क्या बोलते हैं? सूखा मेवा। क्या बोलते हैं? सूखा मेवा। तो इसके अलावा बात करें, खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला था? 31 अक्टूबर 1983 को। अब इस पर, इसी पेड़ पर 5 जून 1988 को इस पर एक डाक टिकट जारी हुआ था। डाक टिकट कितने रुपए का, सॉरी कितने पैसे का?
60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था खेजड़ी पर। तो कब जारी किया गया था? 5 जून 1988 को ये खेजड़ी पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। फिर इसी खेजड़ी को बचाने के लिए, तो खेजड़ी पर जब संकट आया था तो खेजड़ी को बचाने के लिए 1991 में एक अभियान चलाया था जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशन खेजड़ा। तो ऑपरेशन खेजड़ा कब चलाया गया था? 1991 को। अब बात करें राजस्थान में सर्वाधिक ये वृक्ष पाया कहां जाता है, तो जिले की बात करें तो हो जाएगा नागौर। नागौर में सर्वाधिक खेजड़ा। और क्षेत्र की बात करें तो क्या हो जाएगा? शेखावाटी। तो राजस्थान के शेखावाटी अंचल में ये सर्वाधिक खेजड़ियां पाई जाती है, शेखावाटी। और शेखावाटी क्षेत्र में इसी खेजड़ी को जांटी बोलते हैं। तो शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक खेजड़ियां पाई जाती है। राजस्थान के लगभग 60 से 65% भाग पर यह खेजड़ा वृक्ष पाया जाता है, जिसे 31 अक्टूबर 1983 को इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। अब इसी खेजड़ी जो वृक्ष है वो यहाँ पर विष्णु संप्रदाय का क्या है? पवित्र वृक्ष है, विष्णुई। कौन सा संप्रदाय? विष्णु संप्रदाय का एक पवित्र वृक्ष है। कौन सा? खेजड़ा। खेजड़ी विष्णु संप्रदाय का राजस्थान में एक पवित्र वृक्ष माना गया है। अब देखो, जाम्बोजी महाराज विष्णु संप्रदाय के संस्थापक रहे। कौन रहे? जाम्बोजी महाराज। तो जाम्बोजी महाराज ने कभी ये नहीं कहा था खेजड़ा या खेजड़ी को बचाना है। उसने केवल एक ही नियम दिया था, वृक्षों की रक्षा की जाए, वृक्षों को बचाना, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना, यही इनको विष्णु संप्रदाय के लोगों को बताया था। उन्होंने नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे जाम्बोजी महाराज ने? 29 नियम है। तो 29 में एक नियम ये भी था, वृक्षों की रक्षा की जाए, पेड़ों को बचाया जाए, पेड़ों को कटने से बचाया जाए, पेड़ ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण किया जाए, यही उसमें नियम था। लेकिन यहाँ पर जब वो खेजड़ी गांव वाली घटना हुई थी, क्योंकि जोधपुर या मारवाड़ या रेगिस्तान में सर्वाधिक पेड़ कौन से मिलेंगे आपको? खेजड़ी वाले मिलेंगे। तो यहाँ पर जब पेड़ के बचाने की बात आती है तो सबसे पहला पेड़ कौन सा सामने दिखता है हमको? खेजड़ी का दिखता है। तो यहाँ पर विश्व संप्रदाय के लोगों में देखो, यहाँ पर जो एक गांव पड़ता है उस गांव का नाम है खेजड़ी गांव। कौन सा गांव है? खेजड़ी गांव। तो खेजड़ी गांव में मारवाड़ के शासक, गांव कौन सा है? खेजड़ी गांव। खेजड़ी आंदोलन हुआ था यहाँ पर, खेजड़ी आंदोलन। ये कब हुआ था? 28 अगस्त 1730 को। इस समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? महाराजा थे अभय सिंह जी। जोधपुर के महाराजा कौन थे? अभय सिंह जी। अजीत सिंह जी के पुत्र अभय सिंह जी जोधपुर के महाराजा थे। तो ये गांव था विष्णु संप्रदाय संबंधित। यहाँ पर लोग कौन थे ज्यादा? ये विष्णु का गांव था, विष्णु संप्रदाय गांव। और इस गांव में सर्वाधिक पेड़ कौन से थे? खेजड़ी के, खेजड़ी के पेड़ थे। अब देखो होता क्या है, जब अभय सिंह को मेहरानगढ़ में एक महल बनाने का, देखो यहाँ पर महल बनाने के लिए आवश्यकता थी चूने की, और चूने को प्राप्त करने के लिए चूने को गलाना पड़ता है, चूने को जलाना पड़ता है। और चूना जलाने के लिए यहाँ पर किसकी आवश्यकता पड़ेगी? लकड़ियों की। तो लकड़ियां चाहिए थी अभय सिंह जी को। तो अभय सिंह जी ने अपना एक सेनापति, एक हाकिम को, जिसका नाम था गिरधरदास भंडारी। क्या नाम था? गिरधरदास भंडारी को यहाँ पर लकड़ियां लाने के लिए भेजा था अपने सेनापति, इसको साथ में भेज दिए थे। तो गिरधरदास यहाँ पर कौन से गांव पहुंचा था लकड़ियां लेने के लिए? खेजड़ी गांव में। और खेजड़ी गांव में कौन से लोग थे? विष्णु संप्रदाय के लोग। क्योंकि जाम्बोजी महाराज के नियमों पर चलने वाले लोग क्या कहलाते हैं? विष्णुई। वो विष्णु कहलाते हैं, क्योंकि जाम्बोजी महाराज ने कितने नियम दिए थे? 20+9 नियम। तभी ये संप्रदाय क्या कहलाता है? विष्णुई। तो कितने नियम होते हैं टोटल? तो इन 29 नियमों को पालन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? विष्णु कहलाता है। तो यहाँ के लोग थे वो विष्णु संप्रदाय के थे। जब गिरधरदास से अपने सैनिकों को लेकर लकड़ियां लेने के लिए जब कौन से गांव पहुंच गया था? खेजड़ी गांव में पहुंच गया था। और यहाँ पर जो लोग थे वो कौन से संप्रदाय से थे? विष्णु संप्रदाय। तो विष्णु संप्रदाय का देखो ये कभी भी पेड़ नहीं काटने देंगे। इनके खुद के प्राण से ज्यादा लोकप्रिय क्या है? इनके पेड़। पेड़ों को बचाने के लिए सर कटाना पसंद करते हैं ये लोग। कौन है? विष्णु संप्रदाय के लोग। तो एक अच्छा संदेश देने वाले ये विष्णु संप्रदाय के लोग हैं।
पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाए। तो ये विष्णु संप्रदाय के लोग थे, जाम्बोजी महाराज के नियमों पर चलने वाले होते हैं। तो यहाँ पर देखो एक पर्यावरण का एक अच्छा संदेश देने वाले जो लोग हैं वो कौन है? विष्णु संप्रदाय के लोग हैं। तो ये विष्णु संप्रदाय के लोग यहाँ थे। अब इन्हीं विष्णु संप्रदाय में एक महिला है जिसका नाम क्या है? अमृता देवी। तो जब गिरधर दास यहाँ अपने सैनिकों को लेकर खेजड़ी गांव में पहुंच जाता है लकड़ियां लेने के लिए, तो यहाँ पर जब अपने सैनिकों को लकड़ियां काटने के आदेश देता है, कौन है? गिरधर दास। तब यहाँ पर अमृता देवी ने इनको रोक लिया था, तो इन्होंने इसको लकड़ियां नहीं काटने दी। तो इनका मानना था कि जाम्बोजी महाराज कह कर गए हैं कि सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान। अगर एक पेड़ के बदले में आप अपनी गर्दन कटा रहे हो तो भी सौदा क्या है? सस्ता है, महंगा नहीं है। आप सोचो एक बार, अपनी जान पेड़ों की जान के बराबर नहीं, वो कम है। तो ऐसे लोग यहाँ पर देख लो कौन है? वो विष्णु संप्रदाय के लोग। तो यहाँ पर अमृता देवी विष्णोई है, इनके पति का नाम है रामोजी बिश्नोई। क्या नाम है? रामोजी बिश्नोई। तो जब अमृता देवी ने गिरदास को लकड़ियां नहीं काटने दी, तो यहाँ पर गिरदास माना नहीं। उसने कहा कि हम तो लकड़ियां काट कर ही जाएंगे, यहाँ पर हमारा जो काम है वो कर कर जाएंगे, क्योंकि आदेश है किसका? राजा अभय सिंह जी का। लेकिन देखो अभय सिंह जी ने इनको खिजड़ी गांव में नहीं भेजा था, क्योंकि ये अपनी इच्छा से, उनको पता था, उनकी नजर में गांव था, इसलिए वो वहां पर आ गए थे। और यहां से जब जबरन लकड़ियां काटने का आदेश दिए गिरदास ने, तब यहाँ पर अमृता देवी ने कितने लोगों के साथ है? 363 लोगों के साथ। तो यहाँ पर 363 लोगों के साथ है, यहाँ पर बलिदान दे दिया था। तो ये कौन सा गांव था? यहाँ पर कौन सा गांव था? खेजड़ली गांव। तो देखिए ये आपके सामने चित्र थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। हाँ, तो ये कौन सा गांव है? ये खेजड़ली गांव वाला थोड़ा सा दृश्य आपके सामने। ये अमृता देवी अपने बच्चियों के साथ में यहाँ पर पेड़ के लिपटी हुई है, और यहाँ पर जो गिरदास आपको दिख रहा है वो एक कुल्हाड़ी से वार करता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। ये पेड़ के इस प्रकार से लोग चिपक गए थे, केवल किस लिए? केवल इन पेड़ों को बचाने के लिए। जब बार बार अमृता देवी और विष्णु लोगों ने जब मना किया पेड़ों को मत काटिए, ये पेड़ हमें अपने प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर सेनापति नहीं मानता है, तो जबरन यहाँ पर पेड़ों काटने का आदेश दिया था यहाँ पर। तब यहाँ पर 363 लोग पेड़ों की रक्षार्थ, पेड़ों की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं। अब लोगों को पेड़ों से कटवा दिया था किसने? गिरधरदास ने। तो यहाँ पर खड़े खड़े लोग कट गए थे, केवल किस लिए? पेड़ों को बचाने के लिए। और उनमें पेड़ ज्यादा कौन से थे? खेजड़ी के पेड़ ज्यादा थे। तो यहाँ पर पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी के नेतृत्व में कितने लोगों ने बलिदान दिया था? 363 लोगों ने बलिदान दिया था। इनमें 269 तो क्या थे? सॉरी, इसमें 254 तो थे पुरुष। कौन थे? 254 पुरुष लोग थे, और 69 कौन थी? महिलाएं। और उसमें इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रही थी वो एक महिला ही थी, उसका नाम क्या था? अमृता देवी बिश्नोई। तो यहाँ पर अमृता देवी के बिश्नोई के नेतृत्व में इस खेजड़ली गांव में 363 लोगों ने केवल पेड़ों को बचाने के लिए बलिदान दे दिया था, क्योंकि उनका माना था सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान। मतलब जाम्बोजी महाराज कहकर गए हमें, हम जाम्बोजी महाराज के नियमों पर चलने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा पेड़ों को बचाने के लिए अगर आपकी गर्दन कट रही है तो भी सौदा क्या है? सस्ता है, महंगा नहीं है। तो यहाँ पर लोगों ने बलिदान दिया। ये भूतों न भविष्य थी, ना तो कभी भूतकाल में ऐसी घटना हुई है, ना कभी भविष्य में होगी ऐसी घटना है। ये जीता जाता उदाहरण है। एक राजस्थान में हमारी राजस्थान की वीरांगनाएं देख लो आप, कितनी महान वीरांगनाएं रही होगी। ये उनमें एक अमृता देवी भी देखो आप। ये असंभव कार्य है, ये सोच ही नहीं सकते लोग पेड़ों को बचाने के लिए गर्दन कटवा दें। आज थोड़ा देखो, आज मनुष्य का थोड़ा झुकाव है पेड़ों की तरफ, कम होता जा रहा है लगातार, है ना? फिर भी कई जगह ऐसी जहाँ पे अच्छे वृक्षारोपण होता है, तो ज्यादा ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि वातावरण क्या होता रहे? शुद्ध बना रहे। ठीक है। तो ये अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोग यहाँ पर शहीद हो गए थे। तो ये खड़े खड़े लोग यहाँ पर शहीद हुए थे, इसलिए इस घटना को विष्णु संप्रदाय में क्या बोलते हैं? खड़ाना। क्या बोलते हैं? खड़ाना। तो याद रखना है, विष्णु संप्रदाय में खड़ाना क्या है? खड़ाना एक खेजड़ी आंदोलन है जिसमें 363 लोग यहाँ पे पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो जाते हैं। ठीक है।
ये खड़ाना कहलाता है। तो यहाँ पर रामोजी बिश्नोई भी अपनी पत्नी अमृता देवी के साथ शहीद हो जाते हैं। यहाँ पर 363 लोग कट गए थे पेड़ों को बचाने के लिए। इनकी 3 पुत्रियां थी, वो भी यहाँ पर पेड़ों सहित काट दी जाती हैं। तो ये निर्मम एक तरीके से हत्याकांड की तरह था। ये गिरिधरदास ने इस घटना को अंजाम दिया था। बाद में अभय सिंह के पास जब संदेश पहुंचता है कि आपकी सेना ने इस प्रकार से खेजड़ली गांव के लोगों को काट दिए, तो जब बाद में देखो अभय सिंह ने कहा जाता माफी मांगी थी, लेकिन बाद में माफी मांगने से कुछ नहीं होता है ना। तो अब जब चिड़िया खेत चुकर चली जाती है तो बाद में पछताने से क्या हो सकता है, बताओ। वही बात है, यहाँ पर माफी मांगने कोई मतलब ही नहीं रहा फिर। तो ये खेजड़ली गांव है। तो इस घटना के बाद में विष्णु का जो पवित्र वृक्ष बन गया वो क्या बन गया था, खेजड़ी बन गया था। आज भी देख लो, विष्णु संप्रदाय का सबसे पवित्र वृक्ष कौन सा मानते हैं, खेजड़ी को मानते हैं। किसको मानते हैं, खेजड़ी को। राजस्थान में यहाँ प्रतिवर्ष कौन से गांव में, खेजड़ी गांव में प्रतिवर्ष यहाँ पर एक मेला लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, खेजड़ी मेला। क्या बोलते हैं, खेजड़ी मेला या खेजड़ी मेला लगता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं खेजड़ी मेला। और ये कब लगता है, ये तेजा दशमी के दिन लगता है। कब लगता है, तेजा दशमी। और तेजा दशमी कब आती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है। तो ये राजस्थान में खेजड़ी गांव है जहां पर एक ऐसी घटना जहां पर 363 लोग यहां पर इसलिए कट गए थे कि पेड़ों को बचाया जा सके। इन्होंने अपना बलिदान दिया है, एक अमूल्य बलिदान यहाँ पर अमृता देवी के नेतृत्व में दिया गया। इसी अमृता देवी की याद में बाद में राजस्थान में 1994 में, कब की बात है, 1994 में राजस्थान सरकार के द्वारा अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत की थी। अमृता देवी पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी। तो राजस्थान में अमृता देवी पुरस्कार कब शुरू हुआ था, 1994 में। फिर इसी पुरस्कार को ध्यान रखते हुए यहाँ पर 2001 में पहली बार दिया गया था। 2001 में पहली बार किसको दिया था, गंगाराम बिश्नोई को। तो देखो राजस्थान में आज भी यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण, वृक्षारोपण, पर्यावरण के संरक्षण के लिए यहाँ पर प्रतिवर्ष कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं राजस्थान में, अमृता देवी पुरस्कार। शुरुआत कब हुई थी, 1994 में। पहला किसको दिया गया था, गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था। तो ये खेजड़ी के बारे में हम देख रहे थे थोड़ा। अब इस देखो, इस खेजड़ी को बीकानेर के शासकों ने, बीकानेर के शासकों ने अपने राज के चिन्हों में अंकित करवाया था। राज के चिन्हों में अंकित, राज के चिन्हों में अंकित करवाने वाले कौन सी रियासत के शासक थे, बीकानेर के शासक। और बीकानेर में देखो स्थानीय भाषा में इसको माटो कहा जाता है। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, माटो। इस खेजड़ी का जो चिन्ह है उसको क्या बोलते हैं, माटो कहा जाता है। तो ये राजस्थान में एक वृक्ष है जिसका नाम क्या है, खेजड़ी। हाँ, थोड़ा और देखते हैं। देखो, इस खेजड़ी के वृक्ष के नीचे जिस लोक देवता का थान होता है उसमें बात कर लेते हैं। क्योंकि देखो, ये गांव में आपने देखा होगा, जहां जहां पेड़ है वहां वहां गोगा जी विराजमान रहते हैं। जहां जहां खेजड़ी के पेड़ है वहां वहां केसर कंवर जी विराजमान मिलेंगे। जहां जहां खेजड़ी वहां पर आपको झुंझार जी, ये लोक देवता रहे। तो इनका जो निवास स्थान है, उनका थान है, वो कहां मिलेगा आपको, खेजड़ी। तो ये किस लोक देवता का थान मानते हैं इसको, थान है गोगा जी का। ये थान है गोगा जी के बेटे केसर कंवर जी का, केसरिया कंवर जी। तो गोगा जी के बेटे का नाम क्या था, केसरिया कंवर जी। और ये थान है किसका, झुंझार जी का। तो ये राजस्थान के ऐसे लोग देते हैं जिनका थान खेजड़ी का वृक्ष होता है। क्या होता है, खेजड़ी। खेजड़ी एक ऐसा वृक्ष है जिसकी इसका हर एक भाग काम में आता है। ये सूख जाने के बाद में, अपनी उम्र पूरी करने के बाद में सूख जाता है, और सूखने के बाद में ये हमें ईंधन के रूप में काम आता है। फिर इसकी लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं, और जब जिंदा रहता है तब तक ये काम आता रहता है। तो एक ऐसा पेड़ है जिसकी हर एक वस्तु काम में आती है। हमारे यहाँ पर लौंग है, पशुओं खिलाने में काम आता है। सांगरी है, सब्जी बनाने में काम आता है। खोखा बड़े चाव से खाए जाते हैं, सूखे मेवे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सूखे मेवे। इसको देखो, लगातार एक कीड़ा है जो इसको काट रहा है। किसको, खेजड़ी को। याद रखने वाली बात है,
यहाँ पर खेड़ी को जो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है उस कीड़े का नाम क्या है? सेलेस्ट्रेना। क्या नाम है? सेलेस्ट्रेना। ये इस कीड़े का नाम है। ये लगातार इसको नुकसान पहुंचा रहा है। ये कीड़ा है तो इसको कीड़ा काट रहा है। किसको? खेजड़ी को। और एक कवक है। क्या है? कवक। और कवक की बात करें, क्योंकि एक कवक नुकसान पहुंचाता है कीड़ा, कीड़ा तो क्या हो गया? सेलेस्ट्रेना। और जो कवक नुकसान पहुंचाता है उस कवक का नाम है गाइकोस्ट्रमा। क्या नाम है? गाइकोस्ट्रमा। गाइकोस्ट्रमा ना, ये कवक है जो खेजड़ी को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि इसकी जड़ें काटता है इसलिए पेड़ सूख जाता है। तो एक रोग की तरह ये कीड़ा इसको बना देता है, खेजड़े में रोग पैदा कर देता है ये। तो सेलेस्ट्रेना कीड़ा और कवक है गाइकोस्ट्रमा। तो ये थी राजस्थान में, हमारे राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़े के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा हमारे सामने आता है प्रतीक चिन्ह। तो ये अगला जो प्रतीक चिन्ह है वो हमारा हो जाएगा, उसमें देखते हैं कौन सा मिले, देखते हैं अभी। हाँ, अगला जो हमारा राज्य प्रतीक चिन्ह है उसके रूप में हमारे सामने है ये वृक्ष, जिसको आप किस इस नाम से जानते हो देख लेते हैं अभी। तो ये एक पेड़ है जो राजस्थान के, ये भी देखो मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है। खेजड़े भी मरुस्थल क्षेत्र में ज्यादा है और ये भी मरुस्थल क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है। तो इसका नाम है रोहिड़ा। इसका नाम क्या है? इसको देखो हम रोहिड़े के नाम से जानते हैं। ये है रोहिड़ा। वो खेजड़ी थी और ये क्या है? ये रोहिड़ा। रोहिड़े को हम बोलते हैं राजस्थान का राज्य पुष्प। क्या है? राजस्थान का राज्य पुष्प है ये, जिसको हम क्या बोलते हैं? रोहिड़ा। इसे राज्य पुष्प का दर्जा कब मिला था? 31 अक्टूबर 1983 को। जिस वर्ष जिस समय खेजड़ी को मिला था उसी समय इसको राज्य पुष्प का दर्जा मिल गया था। तो जैसे राजस्थान का राज्य पुष्प ये रोहिड़ा का फूल है, उसी प्रकार से देश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल का फूल। क्या है? कमल का फूल। देखो राजस्थान में कमल के फूल तो होते नहीं, इसलिए हम हमारे ज्यादा ये फूल होते हैं, इसलिए हमने किसको राष्ट्रीय पुष्प मान लिया? रोहिड़े को। कब बनाया था? 31 अक्टूबर 1983 को। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। किसका? रोहिड़े का। और खेजड़ी का प्रोसेपिस सिनेरिया। राजस्थान में सर्वाधिक रोहिड़े कहां होते हैं? पश्चिमी राजस्थान में, मतलब मरुस्थल क्षेत्र में ज्यादा होते हैं। तो ये मरुस्थल क्षेत्र का एक प्रमुख वृक्ष होता है। पुष्प ही पुष्प लगे ना, ये रोहिड़े का पुष्प हो गया। मरुस्थलीय क्षेत्र में ज्यादा होता है ये। इसे राजस्थान में मरुशोभा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? मरुशोभा। क्योंकि मरुस्थल की शोभा बढ़ाने वाले जो फूल है वो रोहिड़े के फूल ही है। आपको जगह जगह इस मरुस्थल में रोहिड़े के फूल मिल जाएंगे। तो एक सजा हुआ रेगिस्तान की तरफ दिखता है फूल, जब दिखते हैं तो ना, तो ये एक मरुशोभा काम करता है, शोभा बढ़ाता है इस क्षेत्र की, तो इसको बोलते हैं मरुशोभा। इसे मारवाड़ या राजस्थान का क्या कहते हैं? सागवान या मरुस्थल का सागवान। ठीक है, का सागवान किसको बोलते हैं? रोहिड़े को। रोहिड़े को राजस्थान का सागवान कहा जाता है। जिस प्रकार से फर्नीचर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त लकड़ी कौन सी होती है? सागवान की। उसी प्रकार से राजस्थान में एक ऐसा वृक्ष जिसकी लकड़ी सबसे उपयोगी मानी जाती है फर्नीचर के लिए। तो एक अच्छा फर्नीचर किस लकड़ी से बना सकते हैं? रोहिड़े की लकड़ी से। तो ये क्या हो जाएगा? राजस्थान का सागवान। इसे मारवाड़ या जोधपुर की तरफ जाएंगे तो इसको अलग ही नाम से पुकारते हैं। जोधपुर में इस रोहिड़े को क्या बोलते हैं? मरुटीक। क्या बोलते हैं? मरुटीक बोलते हैं।
तो ये इस रोड़े के बारे में बात थी। रोड़ा राजस्थान का क्या है? राज्य पुष्प। खेजड़ा क्या है राजस्थान का? राज्य खेजड़ा। खेजड़ी क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष। ये क्या है? राजस्थान का राज्य पुष्प। ठीक है, चलते हैं अगले प्रतीक चिन्ह की तरफ। तो देखते हैं अगला प्रतीक चिन्ह क्या है। तो हमने खेजड़ा पढ़ लिया, हमने रोड़ा पढ़ लिया। तो फिर अगला है, हाँ अगला देख लिए हमारे, ये राजस्थान का क्या है? ये राजस्थान क्या है? ये एक देखो पक्षी के जैसा दिख रहा होगा आपको। अब पक्षी भी तो, लेकिन पक्षी भी कौन सा है? एक बड़ा पक्षी है, देख लो आप, आकार में काफी बड़ा, वजनी भी होता है, ऊंचाई पर ज्यादा उड़ नहीं पाता है। तो वजन होने के कारण, जैसे मोर है, मोर ऊंचाई पर उड़ते हैं क्या? मोर वजनी होते हैं, इसलिए ऊंचाई पर ज्यादा ऊंचाई नहीं उड़ सकते। ये भी उनकी तरह ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है गोडावण। क्या नाम है? इसका नाम है गोडावण। ये गोडावण है। तो गोडावण हमारा क्या है? राज्य। देखो लो, पक्षी तो पक्षी हो गए ना, राज्य पक्षी। तो गोडावण हमारा राज्य पक्षी है और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है? राष्ट्रीय पक्षी। गोडावण के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है, क्या नाम है? क्रायोटिस नाग्रिसिप्स। ये इसका वैज्ञानिक नाम है। किसका? गोडावण का। वही बात करें मोर का वैज्ञानिक नाम, मोर का वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टेटस। क्या नाम है? पावोक्रिस्टेटस। और गोडावण का वैज्ञानिक नाम का ही है क्रायोटिस नाग्रिसिप्स। ये इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। इसके अलावा उपनाम की बात करें, गोडावण के कई उपनाम मिलेंगे आपको। तो उपनाम की बात करें तो जैसे इसको हुकना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुकना। इसको शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है। वो शर्मिलो थोड़ो, शर्मिला पक्षी, हुकना कहा जाता है इसको। इसको गुदन मेर भी कहा जाता है, गुदन मेर। इसे सोहन चिड़िया भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सोहन चिड़िया। और इसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो उपनाम है वो है इंडियन, नहीं, क्या नाम है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या नाम है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये याद रखना आपको। तो किसे द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है? गोडावण को कहा जाता है। ये है। अब गोडावण की बात करें, गोडावण कई क्षेत्रों में पाया जाता है। विशेष रूप से बात करें तो ये जैसलमेर, ये बिकर सॉरी अजमेर के सोकनिया, ये स्थान है सोकनिया में, और 12 के सोरसन में, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। 12 अजमेर और जैसलमेर में ये ज्यादा पाया जाता है। अजमेर में इस गोडावण को किस नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं सोहनचिड़ी। क्या बोलते हैं? सॉरी सोहनचिड़ी नहीं है, इसका अलग ही नाम मिलता है यहाँ पर। इसका नाम है अजमेर में मालमोरडी। क्या नाम है? मालमोरडी। तो ये अजमेर में इस गोडावण का स्थानीय नाम है मालमोरडी। क्या नाम है? मालमोरडी। किसका? गोडावण का। इसके अलावा बात करें, हाँ इसको गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला था? राज्य पक्षी के दर्जे की बात करें तो इसको मिला था 21 मई 1982 को। राजस्थान सरकार के द्वारा 21 मई 1982 को गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। ये देखो वजन में भारी है, इसलिए ऊंचाई पर उड़ नहीं सकता, क्योंकि ऊंचाई पर ज्यादा उड़ता है तो कभी तारों से, बिजली के तारों से कभी टकरा जाता है, कभी पवन चक्की से टकरा जाता है, कभी बड़े बड़े जो भी संकटकालीन जो भी वस्तु उनसे टकराया जाता है। तो ये लगातार क्या होता जा रहा है? संख्या में कम होता जा रहा है। तो ये संकटग्रस्त प्रजाति है गोडावण की, ये लगातार संख्या में कम होते जा रहे हैं। यहाँ पर देश में सर्वाधिक गोडावण राजस्थान में पाए जाते हैं। और यहाँ पर गोडावण को बचाने के लिए यहाँ पर राजस्थान सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट लाया गया था। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? 5 जून 2013 को एक प्रोजेक्ट आया था और उस प्रोजेक्ट का नाम है
क्या नाम है? इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट, ये लॉन्च किया गया था। यहां पर गोडाउनों को संरक्षण प्रदान करने के लिए ये गोडाउन, इनके लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया था। अब गोडाउन देखो रहता कहाँ है, तो ये स्थान पर ज्यादा मिलेंगे, लेकिन अब अंडे कहाँ देता है उसकी बात करते हैं। तो ये गोडाउन अंडे किस घास में देता है? तो अंडे देने की बात करें तो गोडाउन अंडे कहाँ देता है? सेवण घास में। कहाँ देता है? सेवण घास। और सेवण घास राजस्थान के जैसलमेर में सर्वाधिक पाई जाती है। और सेवण वाले घास की बात करें तो जो लाठी सीरीज वाला स्थान है पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में, वहां पर ये सेवण घास अच्छी खासी पाई जाती है, लंबी लंबी घास होती है। तो ये वाले देखो घास दिख रहे हैं, ये सेवण घास ही है मेरे हिसाब से। तो सेवण घास में ये अंडे देता है और खुले धरातल पे अंडे देता है, इसमें कोई घोंसला नहीं बनाता ये। और याद रखना है एक मादा गोडाउन केवल एक बार अंडे देती है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये अंडे जहां देता है उस घास का नाम क्या है? सेवण घास। तो सेवण घास को हम बोलते हैं गोडाउन की प्रजनन स्थली। सेवण घास को गोडाउन की क्या बोलते हैं? प्रजनन स्थली बोलते हैं। किसकी प्रजनन स्थली? गोडाउन की। तो ये गोडाउन है। और गोडाउन जो अपने लिए जो प्रिय भोजन मानते हैं वो किस घास को मानते हैं? वो तारामीरा को मानते हैं। घास नहीं, ये फसल है तारामीरा को। तो गोडाउन तारामीरा को बड़े चाव से खाते हैं। ये तारामीरा इनका प्रिय भोजन है। क्या है? प्रिय भोजन। तो गोडाउन का प्रिय भोजन पूछे तो क्या हो जाएगा? तारामीरा। ये गोडाउन के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। ये आपको याद रखना है। इसको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिला था 21 मई 1982 को। तो गोडाउन पर देखो 1981 में इस पर डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। वो है 2 रुपए कुछ पैसे का डाक टिकट है, वो इस पर जारी किया जा चुका है। और बाद में इसको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिल चुका है। ये मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अलावा अजमेर में इसको क्या नाम देते हैं? माल मोरडी। और अजमेर के कौन क्षेत्र में पाया जाता है? सोकनिया में। बारां के कौन क्षेत्र में पाया जाता है? सोरसन में। और जैसलमेर के सम। ये जो प्रोजेक्ट है ये कहां शुरू किया था? सम, मतलब राष्ट्रीय मरु उद्यान में। याद रखना है राष्ट्रीय मरु उद्यान में ही शुरू किया था, जो भारत का एकमात्र प्रोजेक्ट है। बस्टर प्रोजेक्ट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो गया? राजस्थान। ये गोडाउनों को संरक्षण प्रदान करने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया। चलते हैं अगले प्रतीक चिन्ह के रूप में किसको देखते हैं। देखिए तो पक्षी हो गया हमारा, ये वृक्ष हो गया, इसके अलावा पुष्प हो गया। हाँ, अब देखते हैं हमें ये। तो देखो आपके सामने एक बड़ा ही सुंदर जीव आपके सामने पशु के दिख रहा होगा आपको। बड़ा भोला वाला जीव है ये, है ना? तो ये आपको किसके समान दिखता है? ये हरिण के समान दिखता है ना, हरिण सा। ये हरिण के समान ही होता है, हरिण ही है ये एक तरीके की। इसका नाम क्या है? चिंकारा। क्या नाम है? चिंकारा। नाम क्या है इसका? चिंकारा। तो आपको दिख रहा हो हिरण के समान ये अभ्यारण्यों में आसानी से मिल जाएगा आपको। अभी है हमारे पास, आप देखोगे इधर चूरू के पास में सुनागढ़ से आगे जाओगे तो ताल छापर अभ्यारण्य है। वहां पर काले मृग ज्यादा पाए जाते हैं, कृष्ण मृग ज्यादा पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य मानते हैं उसको? ताल छापर अभ्यारण्य। तो कई बार वो हिरण वगैरह बाहर भी निकल जाते हैं, गांव तक पहुंच जाते हैं। तो ये आपने तो इसको देखा होगा हिरण को, तो लेकिन ये हिरण के समान दिखता है। ये भोला वाला जानवर है। तो इसका नाम क्या है? चिंकारा। ये एक पशु है। ये क्या है? ये स्तनपायी पशु है। और इसे क्या दर्जा मिला है? राज्य पशु का दर्जा मिला है। कौन सा दर्जा मिला है इसे? राज्य पशु। तो ये राजस्थान का क्या है? राज्य पशु है। इसे राज्य पशु का दर्जा कब मिला था? 12 दिसंबर 1983 को। तो राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा, जिसे राज्य पशु का दर्जा कब मिला था? 12 दिसंबर 1983 को मिला था। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वैज्ञानिक नाम है गजेला, गजेला बनेटी।
तो ये इसका वैज्ञानिक नाम है, किसका? चिंकारा का। तो ये हमें चिंकारा के रूप में याद रखना। इसका जो हिरणी के समान दिखता है ये चिंकारा है, ये स्तनपायी है, ये राज्य पशु है जिसको कब मिला था दर्जा? 22 दिसंबर 1983 को। ये राजस्थान में एक बड़े क्षेत्र की बात करें तो कहां पाया जाता है? उसमें एक तो बात करते हैं मरु उद्यान की। मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान है ये। राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? मरु उद्यान। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर का पश्चिम, ये बड़े क्षेत्रों में ये हमारी फैला हुआ है, यहाँ पर पाया जाता है। एक नाहरगढ़ अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, यहां पर आपको ये ज्यादा देखने को मिलेंगे। कौन से पशु? चिंकारा। ठीक है, इसके देखो टांगे लंबी लंबी होती है, इसके दो ऊपर सींग दिखाई दे रहे हैं आपको, डिजाइनदार सींग। तो बड़ा ही सुंदर जानवर है ये, जिसको हमने क्या दर्जा दिया? राज्य पशु का दर्जा दिया है। ठीक है, चलते हैं अगले की ओर। अगला प्रतीक क्या देखते हैं अभी? तो अगला प्रतीक है वो है, देखो यहाँ पर आपके सामने, ये भी आपके सामने ही शब्द आपका जितने में देखा हुआ आपका, देख लो ये क्या है? ये क्या है? ये देख लो ऊंट। ये क्या है? ऊंट। अब ऊंट के बारे में देखो हम पहले से काफी कुछ जानते हैं, क्योंकि ये हर गांव गांव में आपको मिल जाएगा। मारवाड़ या मरुस्थल के क्षेत्र में जितने भी गांव, जितने भी शहर है, ये आपको देखने को मिलेगा। बाकी देखो इधर राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र है, वहां पर ये कम पाए जाते हैं। अगर भौगोलिक आधार पूछे राजस्थान में सबसे कम ऊंट तो कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्रों की तरफ, तो प्रतापगढ़ की तरफ कम पाए जाएंगे, है ना। प्रतापगढ़ एक राजस्थान ऐसे कम पाए जाते हैं। देखते हैं अभी ये क्या है? ये एक ऊंट है, ऊंट। ये ऊंट का बच्चा है, सॉरी ऊंटनी का बच्चा, ये ऊंटनी, ऊंट मान लेते, ऊंट है ये। अब ऊंट की बात करते हैं, ऊंट का वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलस। क्या नाम है? कैमेलस। ये इसका क्या नाम हो गया? ये इसका वैज्ञानिक नाम हो गया, वैज्ञानिक नाम। ये राजस्थान का क्या है? राज्य पालतू पशु है। ये क्या है? राजस्थान का राज्य पालतू पशु। इसको दर्जा मिला था 30 जून 2014 को। कब मिला दर्जा इसको? 30 जून 2014 को। राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट। तो देखो पहली बात तो रेगिस्तान, सर्वाधिक रेगिस्तान राजस्थान में कौन से जिले में फैला हुआ है? वो रेगिस्तान, वो रेगिस्तान का एक बड़ा भाग हमको जैसलमेर में देखने को मिलता है। तो ऊंट को भी हम रेगिस्तान का जहाज मानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का जहाज। इसलिए ऊंट ज्यादा कहां मिलेंगे आपको? जैसलमेर में। तो क्या हो जाएगा इसका? जैसलमेर। क्योंकि ऊंट कभी पहाड़ी क्षेत्रों में इतने ज्यादा नहीं पाएंगे। रेगिस्तान का जहाज है, तो पानी में जो जहाज चलते हैं वो कभी सड़क मार्ग पे आते हैं क्या? नहीं मिलेंगे आपको, पानी में मिलेंगे। वो पानी से बाहर आपको कम देखने को नहीं मिलेंगे। देखो पोर्ट होता है ना जहाजों का, बंदरगाह बोलते हैं, वहां पर मिल जाएंगे। लेकिन अंदर से चलते हैं पानी के अंदर, वो जहाज होते हैं। वो कभी धरातल पे देखेगा आपने कभी उसको? तो ऊंट भी ये रेगिस्तान का जहाज, इसलिए रेगिस्तान में ज्यादा मिलेगा, पहाड़ी क्षेत्रों में कम मिलेगा। इसलिए सबसे कम ऊंट की बात करें, राजस्थान में सबसे कम ऊंट तो कौन सा जिला हो जाएगा? प्रतापगढ़। कौन सा हो जाएगा? प्रतापगढ़ हो जाएगा। राजस्थान में सबसे कम ऊंट पाए जाते हैं प्रतापगढ़ में। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं जैसलमेर में। इसके अलावा बात करें राष्ट्रीय ऊंट, राष्ट्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र ये है जोहड़बीड़, और ये कहां पड़ता है? बीकानेर में। ये हमारे देश का राष्ट्रीय प्रजनन केंद्र है ऊंटों का, जो कहां पर है? जोहड़बीड़, बीकानेर में। राजस्थान में ऊंट बिक्री का सबसे बड़ा मेला, राजस्थान में ऊंट बिक्री का सबसे बड़ा मेला, तो आप कौन से मेले की तरफ जाते हो? सीधी बात है, वो पुष्कर का मेला। कौन सा मेला? पुष्कर का मेला। ये राजस्थान का ऊंट बिक्री का सबसे बड़ा मेला है। लेकिन सर्वाधिक ऊंट कहां पाए जाते हैं? जैसलमेर में। ऊंट बिक्री वाला मेला कौन सा है? पुष्कर का मेला।
इसके अलावा बात करते हैं, देखो इसी क्षेत्र में एक व्यक्ति है जिसको हम अशोक टांग के नाम से जानते हैं। क्या नाम है उसका? अशोक टांग। तो उसको बोलते हैं कैमल मैन। क्या बोलते हैं? कैमल मैन। तो कैमल मैन किसको बोलते हैं? अशोक टांग। ये राजस्थान में कैमल मैन के नाम से जानते हैं। तो ये देखो लो, ये ध्यान देने वाली बात है कि हर एक क्वेश्चन आपके यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे राजस्थान का ऊंट है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमलस। इसमें राजस्थान का जो पालतू पशु ऊंट को कब घोषित किया था राज्य पर? 30 जून 2014 को। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर में सबसे कम प्रतापगढ़ में। राष्ट्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पड़ता है? जोड़बीड़ बीकानेर में। राजस्थान ऊंट बिक्री का मेला कहाँ लगता है? पुष्कर में। सबसे ज्यादा ऊंट बिक्री। और कैमल मैन किसको बोलते हैं? अशोक टांग। इसके अलावा बात करते हैं, यहां पर देखो ऊंट की खाल है, ऊंट की खाल पर की गई चित्रकारी, नक्काशी क्या कहलाती है? चित्रकारी उस्ता कला। उस्ता कला मतलब ऊंट की खाल पर की गई चित्रकारी। ऊंट की खाल पर की गई चित्रकारी क्या कहलाती है? उस्ता कला। तो आपने देखो ऊंट की खाल पर कई चित्र बने होते हैं, इसमें कई नारियों के चित्र होते हैं, कई पेड़ों के चित्र होते हैं, है ना? इस प्रकार के मछलियों के चित्र होते हैं। तो यहाँ पर वो चित्र बनाए जाते हैं, वो ऊंट की खाल पर बनाए जाते हैं, बालों की कटिंग करके बनाए जाते हैं। उस कला को हम क्या बोलते हैं? उस्ता कला। क्या बोलते हैं? उस्ता कला। और राजस्थान में उस्ता कला कौन लेकर आया था? बीकानेर के शासक अनूप सिंह जी। कौन लेकर आए थे? बीकानेर के शासक अनूप सिंह लाहौर से उस्ता कला राजस्थान लेकर आए थे, बीकानेर के। तो राजस्थान में उस्ता कला सबसे पहले कौन सी जिले में आई थी? बीकानेर में आई थी। कौन लेकर आया था? अनूप सिंह लेकर आया था। कहां से लेकर आया था? लाहौर से। कहां से लेकर आया था? लाहौर से। और किस कारीगर को उस्ता कला के लिए राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका है, मतलब पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है? किसको मिला था? हिसामुद्दीन को। किसको मिला था? हिसामुद्दीन को। इसी उस्ता के लिए, उस्ता कला के लिए पद्मश्री 1986 में पद्मश्री इनको प्रदान किया जा चुका है। तो ऊंट की खाल पर जगी चित्रकारी में भी को नाम गाई हुए उस्ता कला। लेकर कौन आया था? अनूप सिंह। कहां का राजा था? बीकानेर का। लेकर कहां से था? लाहौर से। और प्रसिद्ध कारीगर कौन था इसका? कलाकार हिसामुद्दीन, जिसको क्या मिला था? पद्मश्री। कब मिला था? 1986 में। ये उस्ता कला है। ऊंट में एक रोग पाया जाता है, उसका नाम है सरा। क्या नाम है? सरा। तो किस पशु में सरा रोग पाया जाता है? ऊंट में। तो जब ऊंट बीमार हो जाता है तो हमारे एक बड़े प्रसिद्ध लोग देवता लक्ष्मण का अवतार मानते हैं उनको, है ना? पंचपीरों में से एक है पाबूजी महाराज। तो ऊंट के बीमार होने पर किसकी पूजा होती है? हाँ, तो याद है बीमार होने पर किसकी पूजा होती है? पाबूजी की पूजा होती है। ऊंट के बीमार होने पर किसकी पूजा होती है? पाबूजी की। इसलिए पाबूजी को क्या बोलते हैं? ऊंट रक्षक देवता बोलते हैं। ऊंट रक्षक देवता, कि ऊंट की रक्षा करने वाले देवता कौन है? पाबूजी। तो इनको ऊंटों के देवता बोलते हैं। किनको? पाबूजी महाराज को। पाबूजी महाराज को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। पाबूजी महाराज पंचपीरों में से एक है। 5 पीर कौन कौन से हो गए? रामदेव जी, गोगा जी, मेहाजी मंगलिया, हड़पू जी और पाबूजी। ये पंचपीर के नाम से इनको जानते हैं, साथ में आते हैं पंचपीरों के। और इन्हीं की पूजा कब की जाती है? जब ऊंट बीमार हो जाता है। राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया गया था? पाबूजी को। राजस्थान में सबसे प्रथम बार ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? किसको दिया जाता है? पाबूजी महाराज को। और ऊंट बीमार होने पर किसकी पूजा होती है? पाबूजी की। और ऊंट पालक जातियां कौन कौन सी है? रायका, रेबारी और देवासी। ये राजस्थान की प्रमुख ऊंट पालक की जातियां हैं। ऊंट पालने वाली जातियां यही है। ऊंट का आभूषण की बात करा तो गला का आभूषण भी को नाम है गोरबंद। क्या नाम है? गोरबंद। तो ऊंट का आभूषण जो गोरबंद है वो कहां पहना जाता है? गले में। अठे पीठ पर एक आभूषण भी को नाम है काठी। क्या नाम है? काठी। और एक आभूषण और मोरखा, इस मुख के थोड़े गले के पास पहनते हैं, मोरखा नाम का आभूषण। क्या नाम है? मोरखा। तो इस मुंह के थोड़ा पास में पहनते, गले के ऊपर पहनते, है ना? मोरखा भी। तो मोरखा, गोरबंद और काठी, ये क्या है? ऊंट के आभूषणों के नाम है। अब बात करते हैं ऊंट की प्रमुख नस्लों की बात करते हैं। तो नस्ल की बात करें तो नस्ल में कौन कौन होगी? एक तो हो गई सबसे सुंदर नस्ल कौन सी ऊंट की? वो होगी नाचना। कौन सी हो गई? नाचना।
मेवाड़ की होगी तो मेवाड़ी, शेखावाटी होगी तो शेखावाटी। इसके अलावा हो गई ना, शेखावाटी हो गई, मेवाड़ी हो गई, जैसलमेरी, कौन सी, जैसलमेरी। और एक होती है गोमट। तो ये क्या हो गई, ये ऊंट की प्रमुख नस्लें हो गई। तो गोमट, जैसलमेरी, मेवाड़ी, शेखावाटी और नाचना। इसमें सबसे सुंदर ऊंट कौन सी नस्ल का मानते हैं, नाचना का। तो नाचना को जो ऊंट है वो राजस्थान में सबसे सुंदर ऊंट है वो। बीएसएफ के जवान अपने पास कौन सी नस्ल का ऊंट रखते हैं, नाचना की नस्ल का ऊंट। और वही बीएसएफ के जवान राजस्थान में जैसलमेर में तनोट राय का मंदिर है, वहां पर पुजारी है वो। जैसलमेर में तनोट माता की पूजा कौन करते हैं, बीएसएफ के जवान ही करते हैं। उस वही बीएसएफ के जवान कौन सी नस्ल का ऊंट रखते हैं, नाचना नस्ल का ऊंट। राजस्थान में सबसे सुंदर ऊंट कौन सा है, नाचना ऊंट। नाचना नस्ल का ऊंट सबसे सुंदर ऊंट माना जाता है। बाकी और भी नस्लें होती है, शेखावटी, मेवाड़ी, जैसलमेरी और गोमट नस्ल के ऊंट। शेखावटी क्षेत्र में एक महिला ऊंट का आभूषण गूंथते गोरबंद गीत गाती है। तो गोरबंद वो गीत है, वो है क्या, वो आभूषण है। वो क्या है, आभूषण है। किसका आभूषण है, ऊंट का आभूषण है। इसके अलावा बात करें तो वो आपके सामने एक छोटा सा बच्चा दिख रहा है आपको, इस ऊंटनी का, ये ऊंटनी है, इसका बच्चा क्या है, इस बच्चे को क्या बोलते हैं स्थानीय भाषा में, टोरडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोरडी। आप बोलते टोरडी और टोरडी, टोरडी क्या बोलते हैं, टोरडा बोलते, टोरडी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, टोरडी। और ऊंट जब बूढ़ा हो जाता है तब इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बूढ़े ऊंट को क्या बोलते हैं, बताओ। देखो ऊंट, छोटा बच्चा क्या कहलाता है, इसका छोटा बच्चा कहलाता है टोरडी। तो देखो इसके अलावा बात करें तो ऊंट महोत्सव की बात करें तो बताओ, आपके लिए क्वेश्चन है ये, ऊंट बूढ़ा हो जाता है उस समय, ऊंट जब बूढ़ा हो जाता है वो तब क्या कहलाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, बताना आप। ठीक है, तो ऊंट महोत्सव का आयोजन कहां होता है, ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव का जनवरी और फरवरी में, और कहां होता है, बीकानेर में। कहां होता है, बीकानेर में। प्रतिवर्ष जनवरी व फरवरी के महीने में ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो एक बार देख लो, अब ऊंटों का जो सबसे बड़ा मेला लगता है वो कहां लगता है, पुष्कर में। पुष्कर वाला मेला कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। ये भी बड़ा मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। पुष्कर जो राजस्थान की देवताओं की झील है वो, वहीं ये मेला लगता है पुष्कर में। केमल में किसको मानते हैं, केमल में किसको मानते हैं, हाँ अशोक टांग को। एक अलावा गोरबंद काटी और गोरखा क्या है इसका, इसका आभूषण हो गया। तो ये राजस्थान का राज्य पालतू पशु, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऊंट ना। ठीक है, धन्यवाद साथियों।